कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष तेजेंद्र शर्मा की कहानी ढिबरी टाइट लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी कुवैत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तेजेंद्र शर्मा की कहानी ढिबरी टाइट। गुरमीत एकाएक ठहाका लगाकर हंसा। घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। गुरमीत तो लगभग 2 वर्ष से दुख के उस गहरे समुद्र में डूब चुका था जहां से उसे खींच कर निकाल पाना शायद कठिन ही नहीं असंभव सा भी लग रहा था। फिर वही गुरमीत एकाएक बच्चों की सी प्रसन्नता के साथ हंसने और नाचने लगा था। कर दी सालों की ढिबरी टाइट, खा गया सालों को उनकी तो माँ। सभी अवाक गुरमीत को देखे जा रहे थे। कहीं इतने दिनों की चुप्पी से पागल तो नहीं हो गया, पर अभी अभी ठीक ठाक था। हाँ, शायद आजकल गुरमीत का चुप रहना ठीक ही लगता है। वो पुराना जिंदा दिल गुरमीत तो न जाने कहाँ खो गया है। आज जैसे उस पुराने गुरमीत की राख में से ही तो गुरमीत की हंसी निकल कर आई है। यह गुरमीत है या कोई फिनिक्स? घर के सभी लोग टेलीविजन के सामने बैठे थे। वही परिचित सी राष्ट्रीय कार्यक्रम की धुन बजी और फिर समाचार की। तब तक गुरमीत के चेहरे पर चुप्पी मनुष्यत की तरह चिपकी हुई थी। फिर समाचार वाचक ने पढ़ा, आज इराकी फौज ने अचानक कुवैत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। और उसके आगे का समाचार न तो गुरमीत को सुनना था और ना ही घर का कोई अन्य सदस्य सुन पाया। जैसे उन्माद का एक दौरा ही पड़ गया था गुरमीत पर। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा जैसे गुरमीत के जीवन की सबसे सुखद घटना बन गई थी। कहीं उसके दुखी और अशांत मन को लगने लगा था जैसे उसने स्वयं ही कुवैत पर कब्जा कर लिया हो। वह कमरे से बाहर आया, बत्ती जलाई और सहन में पड़े 2-3 खाली डिब्बों को ठोकरें मारने लगा। यह साला अमीर गया, यह गया क्राउन प्रिंस। साला कहता था सोने की चादर से कार बनवाऊंगा, भाग गया उल्लू का पट्टा। अब साले भाग लिए। ओए दारजी, खुशियां मनाओ। ओए आज तो जी भर के शराब पियो। ओए ओना दी माँ मर गई। साले दी कर दी डिबरी टाइट। हंसी का जो बांध उसने अपने आंसुओं के सामने खड़ा किया था उसमें दरारें उभरने लगी थी। थोड़ी ही देर में वह बांध पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो गया। गुरमीत जितनी जोर से हंसा था उतने ही जोर से रोने लगा। दारजी ने बेटे को संभाला। माँ तो 1 साल पहले ही पुत्र को छोड़कर स्वर्गा में ठिकाना कर चुकी थी। गुरमीत अभी भी उन्माद में बड़बड़ाए जा रहा था। हुण नहीं छोड़ेगा जी, हुण कुछ नहीं बचेगा। सारे दा सारा गल्फ तबाह हो जाएगा। दारजी, हुण उत्ते कुछ नहीं बचना जे। दारजी को तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वे दुखी हों या प्रसन्न। एक ओर तो उनका पुत्र रो रहा था और दूसरी ओर प्रसन्नता इस बात की कि बेटा 2 साल के बाद बोला तो। 2 वर्ष से चुप्पी का एक ऐसा आवरण गुरमीत के चेहरे पर चढ़ा हुआ था कि उसके नीचे का दर्द किसी को दिखाई ही नहीं दे पाता था। गुरमीत कुछ बोले तभी तो दर्द दिखाई दे। दर्द भी तो उसने स्वयं ही मोल लिया था। अच्छा खासा घर था, खेती बाड़ी थी। यह सब छोड़कर गया ही क्यों वह? अधिक पाने की चाह में जो कुछ था वह भी लुट गया। मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं रह पाता? क्यों अधिक से अधिक पा लेना चाहता है? गुरमीत के भी कई मित्र विदेश हो आए थे। हर एक के पास विदेश की अलग अलग रसीली कहानियां थीं। वहाँ की कारों की दास्तां, डिपार्टमेंटल स्टोर, सोने की दुकानें, न जाने क्या क्या, सब के सब गुरमीत को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। नहीं तो गुरमीत को क्या कमी थी? कुछ अरसा पहले ही उसने कुलवंत कौर से विवाह किया था। खेतों की मंडिलों पर पला प्यार विवाह के बंधन में बंध गया था और फिर
गर्भवती पत्नी और सभी परिवारजनों को छोड़कर गुरमीत कुवैत चला गया था। उसे तो केवल तरसेम लाल को दिखाना था कि वह भी विदेश जाने की कुव्वत रखता है। तरसेम लाल तो केवल 8वीं पास है, फिर भी देखो कैसे दुबई में नौकरी का जुगाड़ बना लिया और आज उसका घर देशी विदेशी चीज़ों से भरा हुआ है। कौन कहेगा कि तरसेम लाल का पिता मूंगफली और गजक बेचकर गुजारा करता था। फिर गुरमीत के यहाँ तो वैसे ही खुशहाली है और वह तो 11वां पास भी है। ट्रैक्टर चलाता हुआ क्या बाका जवान लगता है। बस कर लिया निर्णय, मैं भी विदेश जाऊंगा। दारजी या बड़े भाई के समझाने का कोई असर नहीं, बस एक ही जिद। हठीला तो बचपन से ही था। पहुंच गया एक ट्रैवल एजेंट के पास। ट्रैवल एजेंट भी तो सपनों के सौदागर होते हैं। विदेश के ऐसे रंगीन सपने बेचते हैं कि सपने खरीदने के लिए इंसान घर बार भी बेचने को तैयार हो जाए। इन्हीं सपनों ने गुरमीत के दिल में भी विदेश जाने की इच्छा को दीवानेपन की हद तक भर दिया। गांव में गुरमीत का घर हमारे घर से कोई अधिक दूर नहीं है। अब तो उसे एक गांव कहना भी ठीक नहीं होगा। अनाज की एक बड़ी सी मंडी है और एक छोटे से शहर की लगभग सभी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। हम दोनों के पिता अच्छे मित्र हैं। मेरे पिताजी की एक डिस्पेंसरी है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। गुरमीत के पिता सरदार वर्याम सिंह का नाम बड़े किसानों में लिया जाता है। गुरमीत जब कुवैत गया था तो पहले मेरे ही पास बम्बई आया था। वीर जी, कमाल है, इतना बड़ा जहाज और कहते हैं एयरबस। ओए भला ये क्या बात हो गई जी? भाई जहाज जहाज है और बस बस, हमें बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? भराजी, मेरे तो पीठ में खलबली मची रही जब तक जहाज बम्बई में आकर उतर नहीं गया। पर वीर जी, पिंड वाले गांव वाले आपकी बहुत तारीफें करते हैं जी। हर आदमी एक को ही गल करता है कि डॉक्टर जेटली द पुत्र बिल्कुल नहीं बदल लिया। देखो हवाई जहाज चलाता है पर अकड़ बिल्कुल नहीं। गुरमीत धारा प्रवाह बोले जा रहा था। मेरी पत्नी तो शहर की है, खास बम्बई शहर की। मैं कभी गुरमीत की ओर देखता और फिर अपराधी नजरों से पत्नी की ओर देख लेता, परंतु पत्नी भी गुरमीत की बातों का आनंद ले रही थी। गुरमीत की निश्चल बातें उसे अच्छी लग रही थीं। मैं स्वयं ही गुरमीत को कुवैत छोड़ने गया था। एयरलाइन की नौकरी के कुछ तो लाभ होते ही हैं ना। वहाँ अपने दोस्त दिनेश बत्रा से मिलवा आया। दिनेश तो लगभग 10 वर्षों से कुवैत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गांव के गुरमीत को परदेश में भी एक जानकार तो मिल ही गया था। गुरमीत ने अपने सरल स्वभाव और व्यवहार से शीघ्र ही अपने आप को वहाँ सुव्यवस्थित भी कर लिया था। उसे रहने के लिए हिल्टन होटल के पीछे एक जगह मिल गई थी। उसने स्वयं ही यह स्थान पसंद किया था। कुछ गांव के घरों जैसा था। आंगन के मुख्य द्वार से घर तक पहुंचने तक केवल 3 मिनट ही तो चलना पड़ता है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार और बीच मध्य में उसका 3 कमरे का वातानुकूलित घर। जी जान से मेहनत कर रहा था गुरमीत। और वहाँ जगराव में कुलवंत ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। लाख चाहने पर भी गुरमीत अपनी पुत्री के जन्म पर जगराव नहीं जा पाया। विदेश में छुट्टी अपनी मर्जी से तो मिलती नहीं है। इस बीच मैं भी गांव हो आया, कुलवंत और गुड्डी को देख आया था। अब मैं ही तो एक सूत्र था गुरमीत और उसके परिवार के बीच। मेरा एक चक्कर कुवैत का फिर लगा। अब गुरमीत में कई बदलाव आ चुके थे। अपनी कार में मुझे लेने आया और दोपहर का खाना सीजर्स रेस्टोरेंट में खिलाने ले गया। उसके भीतर का बालक अभी भी जिंदा था। भराजी, इस परदेश में तो घर से कोई चिट्ठी आ जाए उसी का तो एक सहारा होता है। यह
अजब देश है जी, जहाँ डाकिया ही नहीं होता, बस पोस्ट बॉक्स से आप पे ही चिट्ठियां निकाल ला। गुरमीत की आंखों में एक दर्द की टीस सी उभरी। कुलवंत की याद और बिन देखी गुड्डी की प्यारी सी शक्ल जहन में उभरी। आपने तो गुड्डी को देखा है ना जी, किस पर गई है? फोटो से तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे लगा जैसे गुरमीत मेरी आंखों में कुलवंत और गुड्डी की छवि देखने की चेष्टा कर रहा है। भराजी में दिनेश जी को कम ही मिलता हूँ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कई बार तो अपने पर ही शर्मा जाती है। उनकी मम्मी तो बहुत बढ़िया औरत हैं जी, खाना खिलाए बिना आने ही नहीं देती। और भाभी जी ने तो कुवैत में तहलका मचा दिया है। कितना चंगा गाती हैं जी। कुवैत टाइम्स और अरब टाइम्स दोनों में उनकी फ़ोटो जो छपी थी। मैं बेसाख्ता इस इंसान को देखे जा रहा था। कितना सरल, कितना प्यारा। मेरा जब भी कुवैत जाना होता, गुरमीत के पास हर बार कोई ना कोई नई कहानी, नया किस्सा रहता मुझे सुनाने के लिए। उनमें से आधी से अधिक घटनाओं में तो केवल उसके अंदर का बच्चा ही बोलता रहता था। विदेशी चमकीली वस्तुओं के प्रति एक बालक का आकर्षक स्वभाव ही था। किंतु एक दिन बहुत उदास बैठा था। भराजी, यहाँ की पुलिस तो बहुत खराब है। एक तो निरी अनपढ़ पुलिस है जी। अंग्रेजी का तो एक अक्षर भी नहीं बोलना आता। सो जी पकड़ लिया एक दिन हमारे एक मलयाली भाई को। ओ जी वही नायर को जी। पहले चौक पर उसकी वैन की तलाशी लीजिए और ठुल्ला पुलिस वाला अपनी ही बंदूक उसकी वैन में भूल गया। और जी अगले चौराहे पर दूसरे ठुल्ले चेकिंग कर रहे थे। बस जी वैन में बंदूक मिली, कर दी अगले की पिटाई। वो बेचारा दुबला पतला घास फूस खाने वाला आदमी, शरीर में कोई दम नहीं था जी। फंस गया इन डंगरों के बीच। थाने ले गए जी। बहुत मारा जी। वो अपनी अरबी में पूछे जा रहे थे और यह अपना बंदा अंग्रेजी और मलयाली में रोए जा रहा था। रब ने बचा लेता जी उस बंदे नु। पता लग गया जी बंदूक उनके अपने ठुल्ले की है, पर अपना बंदा तो अदमोया करताना जी। ऐते अरबी बोली ता भराजी जरूर आनी चाहिए। विदेश में अकेले पड़ जाने का खौफ गुरमीत की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 7 समुद्र पार करके विदेश जाने वाली ललक थी गुरमीत में, पर एक ही समुद्र के उस पार पहुंचकर उसका दिल दहल गया था। फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ महीनों के लिए कंप्यूटर ने कुवैत और मेरे नाम के बीच भी एक समुद्र भर दिया और मेरा नाम कुवैत की फ़्लाइटों पर दिखने नहीं दिया। इस बीच पत्रों से ही सूचना मिली कि गुरमीत गांव का चक्कर लगा आया है और कुलवंत और गुड्डी भी कुवैत पहुंच गए हैं। कुलवंत और गुरमीत, साथ ही कुछ महीनों की गुड्डी, एक प्यारा सा परिवार। मैं भी यह सोचकर प्रसन्न था कि चलो दोनों का अकेलापन समाप्त हुआ। आखिर कुलवंत भी तो इतने परिवारजनों के बीच अकेली ही थी। गुरमीत के बिना उसे किसी और से कितना सरोकार होगा। अब वही गुरमीत उसके पास था, उसके पास उसका अपना गुरमीत। अब कोई गोरी मेम उसके गुरमीत को उड़ाकर नहीं ले जाएगी। अरब की हूरें भी तो जादू जानती हैं। बेचारी कुलवंत। दिनेश का फ़ोन कुवैत से आया तो मैं उस समय जापान गया हुआ था। यह नौकरी भी तो एक जगह टिक कर नहीं बैठने देती ना। दुनिया भर के शहरों का चक्कर काटता फिरता हूँ। घर में टिक कर रह पाना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा लगता है। दिनेश ने कोई विशेष संदेश भी नहीं छोड़ा। बात भी तो हमेशा संपत ढंग से ही करता है। समय ने उसे संपूर्ण रूप से परिपक्व बना दिया है। उसकी आवाज़ तो सदा ही सपाट सी लगती है, किसी भी उत्तेजना और भावुकता से रहित। पत्नी ने उसे बता दिया था कि मैं जापान से कब लौटूंगा और उसने भी बस इतना भर ही कहा कि मैं फ़ोन कर लूँगा।
इकबाल भाई ने ईद पर सिवैयां भिजवाई थी। नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि इतना बड़ा मोटर ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं और हमारी भाभी हैं कि अभी तक गाड़ी भी नहीं चला पाती। आपको काफी डांट रहे थे कि बीवी को घर में कैद रखा हुआ है, पत्नी ने सूचना दी। इकबाल भाई को ईद मुबारक कहने के लिए टेलीफोन किया और चाय की चुस्की भरने लगा। दिनेश का फ़ोन फिर आया, वहीं सैयदाबाद। सुरेन, तुम कल ही कुवैत आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारे लिए वीज़ा लेकर आ जाऊंगा। कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ जाओ, काम बहुत ज़रूरी है। गुरमीत को तुम्हारी सख्त आवश्यकता है। मैं हलो हलो कहता रहा, पर दिनेश को तो बस सूचना देनी थी और यह काम वह पहले ही कर चुका था। पत्नी की नाराजगी के बावजूद मैं कुवैत की ओर चल दिया। न जाने क्या अनबूझ सा रिश्ता बन गया था मेरे और गुरमीत के बीच। घर से निकलने की सोच ही रहा था कि बाहर फायर इंजन के चिंगाड़ने की आवाज़ आई। कुवैत पहुंचकर दिनेश मुझे सीधा अपने घर ही ले गया। गुरमीत वहीं पर था, चुप, एकदम चुप। उस हर समय चहकने वाले गुरमीत के स्थान पर जैसे किसी ने उसकी पत्थर की मूरत बनवा कर रख दी हो। मुझे देखकर भी उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी आंखों में कोई पहचान या खुशी नहीं उभरी। उस जिंदा दिल गुरमीत को एक जिंदा लाश बना देने के लिए किसे कसूरवार ठहराया जाए, नियति को या? और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। केवल गुरमीत की एक ही बात हथौड़े की तरह बार बार मेरे दिमाग में बजे जा रही थी, भराजी, यहाँ की पुलिस बड़ी खराब है जी। अगले दिन मैं और दिनेश गुरमीत को साथ लिए एक बार फिर उस रास्ते पर चल दिए जहाँ सब कुछ घटा था। गुरमीत की आंखों में फैले आतंक, खालीपन और सूनेपन मुझे उस दिन की तमाम घटना सुनाते दिख रहे थे। कुलवंत माँ बनने वाली थी। बेटी के बाद बेटा होने की दोनों को प्रबल आकांक्षा थी। कुलवंत पूरे दिनों से थी। उसने गुरमीत को कहा भी, सुनो जी, आज तो काम से पर मत जाओ, लगता है आज हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। ओ भगवाने, डरने की क्या गल है, ये फ़ोन रखा है ना, बस कर देना, मैं गोली की तरह भागा आऊँगा। कल तो ईद की छुट्टी है ना। हुआ वही जिसका कुलवंत को डर था। प्रसव वेदना शुरू हो गई। थोड़ी देर तक तो वह सहती रही, फिर जब नहीं सहा गया तो उसने गुरमीत को फ़ोन किया। गुरमीत भी काफ़ी उत्तेजित था। प्रसन्नता और चिंता की मिश्रित भावनाएं लिए वह अपने कार की ओर भागा। गुड्डी के जन्म के समय तो वह कुलवंत से बहुत दूर था, किंतु इस बार वह कुलवंत के साथ होगा, उसे स्वयं सहारा देगा। साथी ने भी बधाई दी, गुरमीत सिंह, अब तो ईद पर बेटा होने वाला है, बहुत किस्मत वाले हो। आंखों में कुलवंत, गुड्डी और होने वाले पुत्र की तस्वीरें लिए गुरमीत ने अपनी कार स्टार्ट की। घर पहुंचने की जल्दी में गुरमीत ने एक्सीलेटर पर अपने पैर का दबाव बढ़ा दिया। अभी वह सी फेस पर पहुंचा ही था कि पुलिस का सायरन सुनाई दिया, किंतु वह तो अपनी ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। कुवैत टावर के पास पहुंचते पहुंचते पुलिस की गाड़ी ने उसे रुकने का इशारा किया। गुरमीत घबरा गया, न जाने क्या अपराध हुआ है उससे। ठुल्ला अरबी भाषा में चिल्लाया जा रहा था और स्पीडोमीटर की ओर इशारा किए जा रहा था। काफ़ी कठिनाई से गुरमीत को समझ में आया कि उसे तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ा जा रहा है। उसने अपने सारे कागज पुलिस के हवाले कर दिए। एकाएक विचार कौंधा कि कुलवंत की क्या हालत होगी। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अरबी के शब्द मिलाकर वह पुलिस वालों को यह समझाने लगा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और बच्चा किसी भी क्षण पैदा हो सकता है, किंतु उसकी बात न तो कोई सुन रहा था और ना ही किसी को समझ आ रही थी। गुरमीत को ले जाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया। वह गिड़गिड़ाया, उसने मिन्नतें की, वास्ते दिए, उसने हर एक पुलिस वाले से
बात करने की चेष्टा की कि शायद किसी को उसकी बात समझ में आ जाए और उस पर दया करके छोड़ दे। हम तीनों दिनेश की कार में सवार कुवैत टावर तक पहुंच गए। गुरमीत की आंखों का दर्द जैसे कई गुना बढ़ गया था। कुछ न कर पाने का एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। गुरमीत को जेल में डालकर इंस्पेक्टर तो ईद की छुट्टियां मनाने चला गया और गुरमीत 4 दिन तक उस जेल की दीवारों से सिर टकराता रहा, चिल्लाता रहा, अपने कुलवंत को याद करता रहा। फिर ख्याल आया, कुलवंत के पास दिनेश जी का घर का फ़ोन नंबर तो है, शायद भाभी जी को फ़ोन कर लिया हो। शायद जब वह जेल से बाहर निकले तो कुलवंत और बेटा दोनों अस्पताल में सुरक्षित हों। कुलवंत बेचारी गुरमीत की प्रतीक्षा करते करते दर्द से निढाल होने लगी थी। गांव की लड़की परदेश में अकेली। हिम्मत करके दिनेश बत्रा के घर फ़ोन किया, पर वहाँ कोई फ़ोन ही नहीं उठ रहा था। जब दर्द असह्य हो गए तो सलवार उतारकर ज़मीन पर चटाई बिछाकर लेट गई। फिर विचार आया कि अगर बच्चा ज़मीन पर गिर गया तो। वापस जाकर पलंग पर लेट गई। सोचा मोमजामा बिछा लूं। गुड्डी के जन्म के समय तो उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था। सब कुछ माँ के घर ही हुआ था। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। 1.5 साल की गुड्डी माँ की हालत देखकर रोने लगी, पर माँ की कराहटें उसके बाल सुलभ मन को पीड़ित किए जा रही थी। कुलवंत दर्द से चीखे जा रही थी, गुरमीत को भी याद किए जा रही थी और अपनी माँ को भी। जब तक ईद का चांद पैदा हुआ, कुलवंत बेहोश हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसका बेटा हुआ या बेटी, बच्चा रोया या नहीं। गुड्डी भी रोए जा रही थी। उसकी माँ का शरीर खून से लथपथ था और उसके साथ बंधा हुआ था एक छोटा सा नन्हा मुन्ना। मुन्ना तो रोए जा रहा था, वह भी तो रक्त में सना पड़ा था। गुड्डी ने उसे हाथ लगाया तो उसे अपने हाथ में चिपचिपाहट महसूस हुई। अब वह पूर्ण रूप से घबरा गई। अपने नन्हे नन्हे कदमों के सहारे दरवाजे की ओर भागी, किंतु दरवाजे की चिटकनी तो उस नन्ही सी गुड़िया की पहुंच से काफी ऊपर थी। काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, मगर कोई सुन पाता तभी तो खोलता। अब न तो माँ की कराहटें सुनाई दे रही थी और न ही मुन्ने का रोना। पूरे घर में भयानक सा सन्नाटा छाया हुआ था। रोते रोते ही गुड्डी की भूख तेज होने लगी। वह बेचारी फ्रिज खोलने की कोशिश करने लगी, किंतु फ्रिज था कि खुल ही नहीं रहा था। गुरमीत के सामने जेल में खाना पड़ा था। वह बेसुध कभी उस खाने की ओर देखता तो कभी दीवारों की ओर शून्य में ताकने लगता। उधर गुड्डी पूरे घर में कुछ न कुछ खाने को खोज रही थी। आखिर थक कर चूर हो गई और रोते रोते सो गई। गुरमीत हवलदार के पैर छूकर गिड़गिड़ा रहा था, एक टेलीफोन करने की अनुमति मांग रहा था, पर वहाँ की पुलिस वाले तो सच में बहुत ही खराब हैं। सोते सोते गुड्डी के पेट में मरूड़ जरूर उठा होगा। अपनी माँ को जगाने की कोशिश करने लगी, पर कुलवंत तो गहरी नींद में सो चुकी थी। गुड्डी के लिए एक बार फिर खाना ढूंढने और रोने का काम शुरू। चौथे दिन गुरमीत की रिहाई हुई। वह सीधा घर पहुंचा। चाबी से बाहर से ही दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे नाक पर हाथ रखना पड़ा। सामने कुलवंत और बच्ची की नंगी लाशें पड़ी थीं। गुड्डी को खोजा, वह फ्रिज के पास ही पड़ी थी। हराम जादो, वह दहाड़ उठा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा, सबको चुन चुन कर मार डालूंगा, वह चिल्लाए जा रहा था। कुलवंत गुड्डी और मुन्ने की लाशों पर काफी देर तक रोता रहा। थोड़ा संभला और दिनेश बत्रा को फोन किया। दिनेश अपने चिरपरिचित अंदाज में गुरमीत को हौसला दिलाता रहा। दिनेश जी, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा जी, पर जाने से पहले सबका काम तमाम कर दूंगा जी, किसी हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। रह रहकर गुरमीत के भीतर का हिंसक पशु जाग उठता। दिनेश ने बड़ी कठिनाई से संभाला और
अब हम दोनों उसे समझा रहे थे। अपनी गृहस्थी खुद अपने ही हाथों से जलाकर गुरमीत वापस आ गया था दारजी के पास। पर सब कुछ सह जाने और कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता के कारण गुरमीत भीतर ही भीतर घुटता रहा, एक भयानक चुप्पी ओढ़े हुए। और यह चुप्पी आज ही टूटी थी जब वह हर्षोल्लास से चिल्ला उठा, कर दी सालों की डिबरी टाइट। कहानी को सुनते सुनते जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।